हेलो एवरीवन। तो बच्चों मैकेनिक्स में हम लोग ग्रेविटेशन तक रिवीजन कर चुके थे। सारे फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट्स को, हर चैप्टर के अच्छे से लोग प्रिपेयर किए और उसके पीछे के हम लोग जितने भी कह सकते हो थ्योरी है उनको भी हम लोगों ने कवर किया। वैसे सोचा गया था कि मैकेनिक्स को हम लोग 2 सेक्शन में कंप्लीट कर लेंगे, मगर हो नहीं पाया क्योंकि मैकेनिक्स के चैप्टर बहुत लेंदी हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, तो उसमें वक्त लग गया। बट ये इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हम लोग बाकी के बचे चैप्टर्स को, टॉपिक्स को फिनिश ऑफ कर देंगे और ताकि हमारा मैकेनिक्स का पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो वो एक्चुअली मैकेनिक्स हम लोग बहुत शुरुआत में पढ़े थे, तो अब तक बहुत चीज़ें दिमाग से उतर गई होंगी, इसलिए इसका रिवीजन बेहद ज़रूरी था करना। बाकी तो कंपैरेटिवली हम लोग फ्रेश पढ़े हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, बट ये सब बातें बहुत पहले की पढ़ी हुई है तो हम लोग को भूलने का चांस ज़्यादा है। इसलिए कहा गया कि मैकेनिक्स का रिवीजन सबसे पहले करा दिया जाए ताकि एक कॉन्फिडेंस इसमें भी बना रहे कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। अब इस थर्ड पार्ट में हम लोग जो भी बचे टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इस थर्ड पार्ट में अबाउट वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक करके हम लोग सबको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने के पहले हमें जानना ज़रूरी है कि किसी भी लिक्विड के फ़्लो कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से लिक्विड का फ़्लो होता है। तो लिक्विड के फ़्लो को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ़्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ़्लो। होता क्या है कि यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, वहाँ पर एक बात का जिक्र हमेशा आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो होगा आइडियल लिक्विड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक आइडियल लिक्विड क्या होता है। आइडियल लिक्विड उस लिक्विड को कहते हैं जिसमें 2 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टी? उन 2 प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल। अगर कोई लिक्विड नॉन विस्कस है, मतलब जिसकी विस्कोसिटी 0 है। विस्कोसिटी क्या होता है? तो लिक्विड के जो लेयर्स होते हैं उनके बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। वो फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे लिक्विड इज़ नॉन विस्कस, उसमें विस्कोसिटी नहीं है। तो पहली चीज़ तो लिक्विड क्या होना चाहिए? नॉन विस्कस, मतलब विस्कोसिटी शुड बी एब्सेंट। दूसरी बात, वो लिक्विड इनकम्प्रेसिबल भी होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उस पर हम अगर प्रेशर लगाएं तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये 2 प्रॉपर्टी अगर हमको मिलती है तो हम कहेंगे लिक्विड इज़ आइडियल, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। ठीक है, तो मान लो कि एक ट्यूब है और इस ट्यूब से एक आइडियल लिक्विड का फ्लो हो रहा है, जिसको मैं लिख देता हूँ इट शुड बी नॉन विस्कस एंड इट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो इस लिक्विड को बोलेंगे आइडियल लिक्विड। तो मान लो ट्यूब है, इस ट्यूब से एक आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इसके फ्लो को स्ट्रीमलाइन फ्लो कब कहेंगे वो देख लो पहले। मान लो कि हम यहाँ पर पे लिक्विड के 3 पार्टिकल्स बनाते हैं, पार्टिकल ए, ये पार्टिकल बी और ये पार्टिकल सी। तीनों पार्टिकल अलग अलग लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि जो भी पार्टिकल लिक्विड के होते हैं वो अपने ट्रैक को, अपने पाथ को कभी छोड़ते नहीं हैं। शुरू से लेकर अंत तक वो इसी पाथ को फॉलो करते रहेंगे। उस लाइन ऑफ फ्लो को वही वो पकड़ के चलेंगे, उस लाइन ऑफ फ्लो कभी वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे मान लो ये पार्टिकल ए है तो इस फर्स्ट लाइन पे चल रहा है, हमेशा इस लाइन पे ही चलता रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। पार्टिकल भी इस लाइन को पकड़ के चल रहा है, इस लाइन पे ही रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। एंड सो इज़ ट्रू फॉर पार्टिकल सी। तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो जिस लाइन, जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उस लाइन को ही पकड़ के चलते चलेंगे, जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा।
एक के बाद अगला आराम से पार्टिकल ए के पीछे भी कोई होगा, ए को फॉलो करेगा, बी के पीछे होगा, बी को फॉलो करेगा, सी के पीछे होगा, सी को फॉलो करेगा। तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक सिंगल लाइन को पकड़ के चलते चलेंगे, कोई किसी से कोलाइड नहीं करेगा, कोई किसी से टकराएगा नहीं, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बीच में कोई उथल पुथल जैसा माहौल नहीं होगा। शांति से लिक्विड का फ्लो होता रहेगा। लाइन, हर एक लाइन ऑफ फ्लो अपने लाइन को मेंटेन करते हुए चलेगी। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो और स्टडी फ्लो। एकदम स्टडीनेस उसमें रहेगी, आराम से बहता हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई बहुत पानी है, बहुत शांति से उसमें फ्लो हो रहा है, आराम से पार्टिकल्स आराम फ्लो करते हुए जा रहे हैं, तो वो तुम्हारा स्ट्रीम लाइन फ्लो है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, फिगर देख के तुमको क्लियर हो जाएगा। इन लाइंस में कुछ डिफरेंस तुमको दिखाई दे रहा है। यहाँ जो लाइंस हैं एक दूसरे को काट रही है, किसी पार्टिकल का कोई फिक्स लाइन नहीं है, कोई किसी भी लाइन में कभी भी जा सकता है। पार्टिकल ए बी में आ जाएगा, पार्टिकल सी ए में चला जाएगा, तो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, बीच में कोलिजन होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और एक फ्लो मेंटेन नहीं होगा लिक्विड का। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट या डिस्टर्ब्ड फ्लो। जैसा कि फिगर में देख रहे हो, क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, हम जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहली बात तो याद रखना, वो फॉर्मूले, वो कॉन्सेप्ट्स, वो थ्योरम्स सिर्फ स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए ही होगा, टर्बुलेंट फ्लो के लिए नहीं होगा। ठीक है, एक बात और बता दूँ, स्ट्रीम लाइन फ्लो कब होता है, टर्बुलेंट फ्लो कब होता है। वेलोसिटी जब कम होती है फ्लो की, तो जनरली फ्लो विल बी स्ट्रीम लाइन। जब वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो उसके टर्बुलेंट होने का चांस भी बढ़ता जाता है। एक ऐसी लिमिट होती है वेलोसिटी की जिसके ऊपर फ्लो टर्बुलेंट होगा, जिसके नीचे फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, कि भाई क्रिटिकल वैल्यू है, इसके नीचे है तो स्ट्रीम लाइन, इसके ऊपर है तो टर्बुलेंट। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जिसके नीचे रहने पर फ्लो लिक्विड का स्ट्रीम लाइन होगा, ऊपर जाने पर विल बिकम टर्बुलेंट। स्ट्रीम लाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को पहचानने के लिए हमें एक नंबर कैलकुलेट करना पड़ता है। इस नंबर को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ऑफकोर्स किसी पाइप से अगर लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो हम देख करके तो नहीं कह सकते हैं कि भाई इसका फ्लो स्ट्रीम लाइन है कि टर्बुलेंट है। ऐसे कैसे हमको पार्टिकल्स देख सकते नहीं कि भाई कौन सा पार्टिकल किस लाइन को फॉलो कर रहा है। लाइन ऑफ फ्लो अलग अलग है कि लाइन ऑफ फ्लो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बीच में क्या माहौल है, आँख से दिखाई तो पड़ेगा नहीं। कैसे पता करेंगे कि कोई गिवन फ्लो स्ट्रीम लाइन है कि टर्बुलेंट है, कैसे पता करेंगे। उसके लिए एक नंबर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बीएचयूबीएससी में पूछा है क्वेश्चन इस पर। उस नंबर को बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो फॉर एवरी फ्लो वी कैलकुलेट अ नंबर लाइक n इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। जहाँ रो क्या होता है उस लिक्विड का डेंसिटी, वी होता है क्रिटिकल वेलोसिटी जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, मैं इसको यहाँ पे वी सी लिख दे रहा हूँ, सी स्टैंड फॉर क्रिटिकल। ठीक है, डी इज डायमीटर ऑफ दिस फ्लो, इस फ्लो का डायमीटर होगा, और ईटा उसका विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका हम लोग भी आगे जिक्र करेंगे। तो इस नंबर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी फ्लो के लिए, किसी लिक्विड के फ्लो के लिए हम इस नंबर को कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। अब इस नंबर की वैल्यू क्या आएगी, उसके बेस पर हम कहते हैं कि फ्लो कैसा होगा। पूछा गया बीएचयू में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है, या टर्बुलेंट फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो होता ये है, अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इज लेस देन 2000 तो फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3000 तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट या डिस्टर्ब्ड। और अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2K
2000 और 3000 के बीच है तो फ्लो ट्रांजिशन स्टेट में होगा, जहाँ फ्लो टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में चेंज कर रहा होगा। इट विल बी इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन। अगर ये वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में आती है तो याद रखना, अगर 2000 से कम है एन की वैल्यू तो इट इज़ स्ट्रीमलाइन फ्लो, 3000 से अधिक है तो इट इज़ टर्बुलेंट। ठीक है, तो हम लोग किसी फ्लो को पता करने के लिए कि वो फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, ये बहुत काम का नंबर है। ये इस नंबर से हमको पता चल जाता है भाई कि वो कैसा फ्लो है। उसमें हमको थ्योरम्स, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं कि नहीं करने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या होता है? जैसे मान लो एक ट्यूब है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ट्यूब है। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और धीमे धीमे क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो गया। तो यहाँ पर है क्रॉस सेक्शन एरिया A1, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A2 है। यहाँ पर लिक्विड V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है ट्यूब के अंदर और यहाँ पर V2 वेलोसिटी से वो बाहर निकल रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि चाहे लिक्विड जाए पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया नैरो हो, चाहे क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी बड़ा हो जाए, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, मतलब यूनिट टाइम में फ्लो करने वाला वॉल्यूम वो सेम रहेगा। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर पे बड़ा एरिया हो गया तो यहाँ से ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो करेगा, यहाँ पे छोटा एरिया हो गया तो ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो कम वॉल्यूम फ्लो करेगा, ऐसा नहीं है। भले ये नैरो है, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, थिक हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, मगर यूनिट टाइम में दोनों से सेम लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो करेगा कंफर्म। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। मतलब कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहेगी। अगर एक सेकंड में यहाँ से 200 ml एंटर करता है तो एक सेकंड में यहाँ से 200 ml बाहर भी निकलेगा। ऐसा नहीं कि वो शेप यहाँ पर पे इसका आकार बड़ा हो गया तो 300 ml बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना यहाँ से एंटर करेगा पर सेकंड उतना ही यहाँ से बाहर निकलेगा पर सेकंड। मास की बात करो चाहे वॉल्यूम की बात करो, ये कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहेगी। इनफैक्ट अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन एरिया बीच में कंसिडर कर लें कुछ ऐसे, तो यहाँ से भी जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का फ्लो होगा इन यूनिट टाइम वो सेम होगा जो कि यहाँ से फ्लो किया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्टीन्यूटी। ये कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहेगी। इसके दूसरे शब्द में ऐसे कह सकते हो कि जहाँ पर पे एरिया छोटा होगा, ट्यूब नैरो होगी, वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पर एरिया बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी कम हो जाती है, ताकि कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहे। मतलब एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। मतलब कि जिस जगह पर पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं कोई एरिया बीच का ले लूँ ए और यहाँ पर वेलोसिटी ये फ्लो मान लो v, तो एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो इसका जो यूनिट आएगा वो वॉल्यूम अपॉन टाइम के बराबर आएगा। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम को ही हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है वो कांस्टेंट रहेगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि लिक्विड से जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, बीच में कहीं मास का लॉस नहीं होगा। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी है ये मास के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक है, फिर आते चलते हैं टुवर्ड्स बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली का थ्योरम जो है वो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है।
ये कहता है कि जब कोई लिक्विड फ्लो करता है, आइडियल लिक्विड फ्लो करता है, वो कैसे फ्लो करता है? स्ट्रीम लाइन में फ्लो करता है। इस बात को ध्यान रखना, हम लोग टर्बुलेंट फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें पढ़े हो, चाहिए या फिर कुछ और, ये सिर्फ स्ट्रीम लाइन फ्लो के लिए होगा और एक आइडियल लिक्विड के लिए होगा। तो बर्नौली का थ्योरम ये कहता है कि मान लो एक ट्यूब है जिसमें से एक आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो भी स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है। तो कहा यह जाता है कि किसी भी फ्लोइंग लिक्विड में, बहते हुए लिक्विड में 3 टाइप की एनर्जी होती है। इनको मिलाने पर उसकी टोटल एनर्जी बनती है। कौन कौन सी 3 एनर्जी होती है? एक होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बर्नौली का थ्योरम ये कहता है कि यूनिट वॉल्यूम की जो टोटल एनर्जी होती है, जिसमें 3 अलग अलग एनर्जी होंगी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम फ्लो के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। P को हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड रो जी एच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पर। हाँ, अगर कभी ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो फिर ये बढ़ जाएगा, कभी ये घटेगा तो फिर ये बढ़ जाएगा। तो तीनों का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट होगा। इंडिविजुअल वैल्यू इनकी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो मान लो एक ट्यूब ऑफ फ्लो है जिसमें यहाँ पर पे जो हाइट है ग्राउंड से h1, यहाँ साइड में h2 है। यहाँ लिक्विड मान लो v1 वेलोसिटी से एंटर करता है और यहाँ प्रेशर मान लो p1 है। ठीक है, तो जितनी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर होगी, उतनी ही टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर भी तुमको देखने को मिलेगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? अच्छा, इस फॉर्मूले में अगर हम रो जी से डिवाइड कर दें, अब रो जी से ही क्यों करें, रो और जी कांस्टेंट है, इससे डिवाइड कर दिया गया। तो रो जी से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, पी अपॉन रो जी, ये हो गया वी स्क्वायर बाई 2g और ये हो गया h। कांस्टेंट बाई कांस्टेंट कांस्टेंट ही आएगा। तो बर्नौली के थ्योरम को एक तरीके से और कहा जाता है, पी अपॉन रो जी को बोलते हैं प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g को बोलते हैं वेलोसिटी हेड। यही BHU BSc एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट इज़ द वेलोसिटी हेड ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड। तो वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई 2g। एच को बोलते हैं हम लोग वर्टिकल हेड। तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और वर्टिकल हेड, इन तीनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। इस तरह से भी कहा जा सकता है बर्नौली के थ्योरम को। न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आएंगे तो हॉरिजॉन्टल फ्लो से ही आते हैं। अगर फ्लो हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा, अब हॉरिजॉन्टल फ्लो का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल फ्लो का मतलब ये हुआ कि जो ट्यूब है उसके जो हाइट है ग्राउंड से वो सेम है। ठीक है, जैसे फ्लो को हम बोलते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो में जो रो जी एच वाला टर्म है वो तो ऑलरेडी हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाएगा अगर हाइट सेम है तो ये टर्म को अगर छोड़ दिया जाए तो फॉर्मूला क्या बचेगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल फ्लो में जहाँ प्रेशर हाई होगा वहाँ वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ वेलोसिटी हाई हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो में सिर्फ P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब प्रेशर और वेलोसिटी में उल्टा रिलेशन होगा, जहाँ प्रेशर कम होगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ योर फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर तुमको बर्नौली का थ्योरम लगाना हुआ, अगर लिक्विड हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है तब के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, अब इसी पर एक दूसरा थ्योरम होता है, इसको बोलते हैं टोरिसेलीज थ्योरम। हालांकि भी बर्नौली के थ्योरम पर भी बेस्ड है, इसका नाम बस अलग कर दिया गया, टोरिसेलीज थ्योरम। अब ये क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा है BHU में। तो मान लो कि एक तुम्हारा वेसल है, एक टंकी है जिसमें h हाइट तक हमने कोई लिक्विड भर दिया और ये है उसका फ्री सरफेस। हमने फ्री सरफेस से h हाइट नीचे
एक छोटा सा होल बना दिया, ठीक है। यहाँ से इसको ले लो, हमने एक छोटा सा होल यहाँ बना दिया। इस होल से, जो कि फ्री सरफेस से h हाइट नीचे है, जैसे ही तुम होल क्रिएट करोगे लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा और ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। जो कैपिटल H है वो लिक्विड का पूरा हाइट है, और जो स्मॉल h है उसके फ्री सरफेस से h हाइट नीचे है, जहाँ हमने छोटा सा होल किया है जहाँ से पानी निकलेगा। तो जब ये लिक्विड नीचे गिरेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ठीक है। तो ये जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वेलोसिटी की, वो कितनी होगी यही बताता है टॉयसेस थ्योरम। तो कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू √2gh, जहाँ h क्या होगा ऊपर से उसकी हाइट। जब ये लिक्विड निकलेगा तो कहीं गिरेगा ग्राउंड पे, कितना डिस्टेंस गिरेगा यही पूछा गया था तुम्हारे BHO BSc के एग्जाम में कि इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज x इज इक्वल टू होती है 2√h इंटू h माइनस h, जहाँ स्मॉल h क्या है ऊपर से हाइट, और कैपिटल H क्या है उस वेसल में जितना लिक्विड टोटल में भर रखी है, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी जो कि ग्राउंड पर गिरेगा। अगर हम इस x को मैक्सिमम करना चाहें, हम चाहते लिक्विड मैक्सिमम दूर जाकर गिरे, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जो होल है उसको एकदम बीच में अगर हम बना देते हैं तो लिक्विड मैक्सिमम दूर जाकर गिरेगा। मतलब स्मॉल h इज इक्वल टू क्या करना होगा, h/2। तो अगर होल हम h/2 मतलब क्या, h/2 मतलब अगर हम बीच में होल बना देते हैं यहाँ पे समवेयर हियर, तो ये लिक्विड और दूर जाकर गिरेगा और इसका मैक्सिमम रेंज कहलाएगा। तो मैक्सिमम रेंज लिक्विड का तब होगा जब हम लोग होल कहाँ करेंगे, एकदम बीच में h/2 पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रेंज जहाँ पर लिक्विड जाकर गिरेगा वो रेंज इस हाइट के एग्जैक्टली इक्वल ही होगी। मतलब अगर इसमें 2 मीटर हाइट का पानी भरे हो तो यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा वो 2 मीटर के हाइट तक ही जाकर गिरेगा, बट होल एकदम बीच में करना होगा तब। तो वही लिखा है कि व्हेन h इज इक्वल टू h/2 रेंज विल बी मैक्सिमम एंड दिस मैक्सिमम रेंज विल बी h। जितना हाइट भरे हो उतना ही रेंज के बराबर होगा। अब चलते हैं विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स, जिसकी बात मैं वहाँ कर रहा था कि लिक्विड नॉन विस्कस होना चाहिए। और विस्कोसिटी क्या, देखो विस्कोसिटी क्या होता है, लिक्विड के 2 लेयर्स के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। जैसे मान लो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। जब 2 लेयर्स एक दूसरे पर फिसलती हैं, स्लिप करती हैं, लाइक दैट, ऐसे स्लिप किया एक के ऊपर एक, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लाइक दैट। वही फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। अगर उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो कोई विस्कस फोर्स काम नहीं करेगा। और अगर रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन का मतलब कोई एक आगे निकल जाए और दूसरा लेयर पीछे रह जाए, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। तो मान लो किसी ऊपर वाले लेयर की स्पीड ज़्यादा है v + ΔV, और नीचे वाली की स्पीड थोड़ी कम है, तो ऊपर का लेयर क्या होगा, स्लिप करेगा। जैसे ही स्लिप करेगा इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, और जैसे रिलेटिव मोशन होगा इनके बीच एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। और लिक्विड के इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लो लिक्विड के 2 लेयर हैं, नीचे वाली लेयर की स्पीड है v, ऊपर वाली की थोड़ा सा ज़्यादा है v + ΔV, ठीक है। ज़रूरी है अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो कोई विस्कस फोर्स काम नहीं करेगा, स्पीड डिफरेंट होगी तभी रिलेटिव मोशन होगा। तो ऊपर वाली लेयर की स्पीड ज़्यादा है, वो स्लिप करेगा, और जैसे ही स्लिप करेगा इनके बीच में विस्कोसिटी आ जाएगी, विस्कस फोर्स काम करेगा। तो थिकनेस इस लेयर की मान लो कितनी है, ΔZ, और इनके बीच का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो कितना है, ΔV। तो इनके बीच जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा तो जो विस्कस फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होता है F = ईटा A × ΔV/ΔZ, जहाँ ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए होता है इनका कॉन्टैक्ट एरिया
ये जो पूरा एरिया देख रहे हो दिस इज कॉन्टेक्ट एरिया, और डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड को हम लोग कभी कभी इकट्ठे हैं इस पूरी वैल्यू को समटाइम्स वी कॉल इट वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको समटाइम्स वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू ईटा ए इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। फिर आते हैं स्टोक्स फोर्स। स्टोक्स फोर्स क्या होता है? जैसे विस्कस फोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स है, इसके बीच दो लिक्विड के लेयर के बीच। स्टोक्स फोर्स भी एक फ्रिक्शन है, एक फ्रिक्शन फोर्स है, इसके बीच एक लिक्विड और सॉलिड के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स है। कैसा फ्रिक्शन फोर्स है सर? जिसमें एक लिक्विड है दूसरा सॉलिड है, एक ऐसा फोर्स हुआ, कब काम करेगा? देखो कैसे काम करेगा। एक बहुत बड़े से मान लो लिक्विड का मीडियम है, उसमें कोई बॉडी उसको पेनिट्रेट करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है लिक्विड के अंदर, तो जब बॉडी लिक्विड के अंदर ये मूव करेगा, इसको पेनिट्रेट करते हुए नीचे जाएगा, तो जो लिक्विड है वो इस लिक्विड जो लिक्विड है ये इस बॉडी के मोशन का अपोज करेगा और बॉडी पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। उसी फोर्स को हम बोलते हैं स्टोक्स फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू बॉडी वर्ड फॉर्मूला ये 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई कॉन्स्टेंट ऑफ कोर्स, ईटा विस्कोसिटी इस लिक्विड की, आर इसका रेडियस, वी इसकी वेलोसिटी। मैं फिर बोलता हूँ ये फ्रिक्शन फोर्स है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड। ये फोर्स लिक्विड लगाएगा सॉलिड पर उसके मोशन के अपोजिट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ये भी है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, ये फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा? अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है इस स्टोक्स फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, दिस इज योर स्टोक्स फोर्स। क्लियर है? चलो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये क्या होता है? जैसे मान लो कोई लिक्विड एक बॉडी है, एक हैवी बॉडी है और एक बहुत बड़ा सा लिक्विड का मीडियम, बहुत बड़ा सा एक टंकी है लिक्विड का लार्ज, और उसमें एक बॉडी को मैंने नीचे की तरफ गिरने के लिए छोड़ दिया। हैवी होगा, वेट ज़्यादा होगा तभी वो नीचे की तरफ गिरेगा। तो जब कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो 3 फोर्स उस पर लगते हैं इन द मीडियम। सबसे पहला फोर्स उसका वेट जो उसको गिराएगा, दूसरा फोर्स स्टोक्स फोर्स जो पड़े ऊपर अभी, और तीसरा फोर्स नाम जानते होंगे बायन्सी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। 2 फोर्स ऊपर होंगे, 1 फोर्स नीचे होगा। स्टोक्स फोर्स जानती मोशन का अपोज करता है और बायन्सी फोर्स तो ऊपर लगता ही है, एक बेचारा वेट ही है जो उसको नीचे लेकर के आएगा। तो शुरू में क्या होता है कि ये वेट ज़्यादा होता है और F और B स्टोक्स फोर्स और बायन्सी फोर्स कम होते हैं और इसको रोक नहीं पाते, बॉडी नीचे गिरती बिकॉज ऑफ वेट। लेकिन जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरती जाती है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। वेलोसिटी के बढ़ने से ये वाला फोर्स F बढ़ना शुरू करेगा और बढ़ते बढ़ते ऐसी कंडीशन आएगी कि ऊपर के दोनों फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स विल बिकम 0। जैसे नेट फोर्स 0 हो जाएगा बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं द टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब होता है लास्ट, अब इसके बाद कोई वेलोसिटी में बदलाव नहीं आने वाला है। दैट इज मीनिंग ऑफ टर्मिनल, जिसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी। R इसकी रेडियस है, रो इस मीडियम का इस बॉडी का डेंसिटी है जो नीचे गिर रहा है, सिग्मा इस मीडियम का डेंसिटी है जिसमें गिर रहा है, ईटा मीडियम का विस्कोसिटी, जी तुम जानते ही हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फिर बोलते हैं, इसे भूलना मत। रो इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, वो उसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को अगर देख लोगे अच्छा रहेगा। फॉर्मूला कुछ ये है, पहले क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लो। क्वेश्चन ये है
मान लो कोई लिक्विड ड्रॉप है, जैसे कोई बारिश की बूंद है जो वी स्पीड से नीचे की तरफ गिर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा था बीएचयू में। वी स्पीड से नीचे गिर रही है। जनरली टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट हम लोग जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वहीं पर यूज़ होता है, क्योंकि रेन ड्रॉप्स को ही इतना लार्ज मीडियम मिल पाता है। तो जनरली इसकी बात हम लोग रेन ड्रॉप्स के लिए ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मीडियम बहुत लार्ज होना चाहिए ताकि गिरने का उसको सफिशिएंट मौका मिले, ठीक है, तब जाकर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो उतनी लार्ज मीडियम एक रेन ड्रॉप को ही अवेलेबल होती है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है मेनली रेन ड्रॉप्स पर ही हम लोग अप्लाई करते हैं। तो मान लो एक रेन ड्रॉप है, बारिश की एक बूंद है, ऊपर से गिर रही है, अभी आसमान में है, वी स्पीड से गिर रही है, दैट इज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। सडनली क्या हो गया, ये कुछ पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये कुछ ड्रॉप्स में ब्रेक हो गई। देयर आर n स्मॉल ड्रॉप्स। तो पूछा जाएगा एक स्मॉल ड्रॉप की वेलोसिटी क्या है। बड़े वाले का वेलोसिटी दिया हुआ है, एक छोटे ड्रॉप का वेलोसिटी बताओ अगर वो n ड्रॉप में ब्रेक होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू कैपिटल V बाई n टू द पावर 2/3, ठीक है। इस शॉर्टकट फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग एक छोटे ड्रॉप का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई बड़ी ड्रॉप नीचे गिरती है और वो कुछ नंबर ऑफ ड्रॉप्स में ब्रेक होती है, तो एक ड्रॉप की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये कैपिटल V बाई n टू द पावर 2/3। जहाँ कैपिटल की V क्या होगी, एक बड़े ड्रॉप की वेलोसिटी, स्मॉल v क्या होगा, एक छोटे ड्रॉप की वेलोसिटी, n क्या होगा तुम्हारा नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं तुम्हारे फ्लूइड मैकेनिक्स के जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको अच्छे से देख लो, समझ लो और कॉन्सेप्ट्स देख लो, फॉर्मूले याद कर लो, बहुत तुम्हारे काम आएगा। और अब चलते टुवर्ड्स हम लोग सरफेस टेंशन के कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब चलते बच्चों को देखते हैं कि सरफेस टेंशन में क्या फॉर्मूले हैं, सरफेस टेंशन में क्या क्या फॉर्मूले हम लोग को यूज़फुल होंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, कुछ बातें जो हमको ध्यान रखना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये क्या होता है। जैसे मान लो एक फ्रेम है जिसमें एक लिक्विड की फिल्म बनाई है। लिक्विड की फिल्म का मतलब क्या होता है, एक बहुत पतली सी लिक्विड की लेयर है, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत कम हो। कितनी कम हो, तो जो लिक्विड का बबल होता है, सोप बबल, तो सोप बबल की थिकनेस को इमेजिन करो, कितना पतला होता है वो, टच करते वो टूट जाता है। तो उतना ही पतला एक लिक्विड का फिल्म है जिसको यहाँ पर भी हमने फॉर्म किया है, फॉर्मेशन किया गया। एक फ्रेम है, उस फ्रेम को ऐसे बेंड कर दिया गया और उस पर एक ये जो पार्ट देख रहा हूँ, ये एक लिक्विड की फिल्म है, एक बहुत पतली सी फिल्म है, बहुत पतली सी परत है, बहुत पतली सी लेयर है लिक्विड की, इसको बोलते हैं लिक्विड फिल्म, ठीक है। इस फिल्म का जो फ्री सरफेस होता है, किसी भी लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। कहाँ से आती है, कैसे होती है, अभी उसको रहने दो, बस समझते रहो। जो फ्री सरफेस है उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है नीचे के सरफेस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर हम किसी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। एरिया अगर कम करोगे सरफेस एनर्जी कम हो जाएगी। तो जैसे मान लो एक लिक्विड का फिल्म है जिसको एक फ्रेम पर फॉर्म किया गया। ये फ्रेम, ये तुम्हारा मान लो ये ए बी एक वायर है जिसको हम पकड़ के ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, जिससे जो फिल्म का एरिया है वो घट बढ़ सकता है। अगर मैं इस वायर को पकड़ ऊपर को ऐसे, तो जो फिल्म का एरिया है वो कम हो जाएगा। इसको नीचे करूँ तो फिल्म का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो जब किसी लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है, अगर उसका एरिया हम बढ़ाना चाहेंगे तो हमको उसके लिए वर्क डन करना होगा, और वही वर्क डन जा कर के उसके सरफेस में एनर्जी के फॉर्म में जा कर के बैठ जाएगा। तो जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही उसके सरफेस एनर्जी में बढ़ोतरी होती है। तो हमारे द्वारा वर्क डन
उसकी सरफेस एनर्जी में बढ़ोतरी, एक ही बात होती है। और ये जो वैल्यू होती है एस इंटू डेल्टा ए के इक्वल होती है, जहाँ एस क्या होगा सरफेस टेंशन और डेल्टा क्या होगा चेंज इन एरिया। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ इस तार को मैं खींच के नीचे लेकर के आ गया समवेयर हियर, ठीक है, ए से मैं इसको ए डैश बी डैश पे ला दिया, तो इतना एरिया देखो उसका बढ़ गया है ना, इतना जो फ्री सरफेस है उसका एरिया इतना बढ़ गया। तो इतने एरिया को बढ़ाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। वही वर्क डन का फॉर्मूला है एस इंटू डेल्टा ए। एस क्या होगा सरफेस टेंशन और डेल्टा ए क्या है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यानी एरिया में चेंज। तो दिस इज द डेल्टा ए, यही तुम्हारा जो देख रहे हो दिस इज योर डेल्टा ए चेंज इन एरिया। ठीक है, तो अच्छे से कैसे निकालोगे, इस A2 में से A1 को हम माइनस कर देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ दैट शुड बी इक्वल टू S इंटू A2 माइनस A1। ठीक है, इस पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर दोगे, यही तुम्हारा डेल्टा ए बचेगा। तो ये जो वर्क डन हम करेंगे वही उसके सरफेस एनर्जी में जा कर के बैठ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे उस सरफेस एनर्जी को, वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो S इंटू डेल्टा ए ये हमारा फॉर्मूला चलेगा। अगर लिक्विड में दो फ्री सरफेस है, जैसे कि फिल्म देख रहे हो जिसको एक मेटल के फ्रेम पर मैंने एक फिल्म बनाई है, तो इसमें दो फ्री सरफेस होते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो जहाँ पे दो फ्री सरफेस होंगे वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा इस फॉर्मूले में। तो याद रखना, अगर ऐसे फ्रेम वाले क्वेश्चंस आते हैं कि खुला फ्रेम बनाया गया है लिक्विड का और फिर उसके एरिया में चेंज किया जा रहा है, तो जो भी तुमको वर्क डन निकालना हो या फिर एनर्जी रिलीज हो जो भी हो, वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना ज़रूरी होगा अगर ऐसे फ्रेम वाले क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, तो जो लिक्विड के फ्रेम होते हैं उसमें दो फ्री सरफेस होते हैं, इससे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, तो ये तुम्हारा होगा चेंजिंग सरफेस एनर्जी और वर्क डन भी कह सकते हैं इसको, एस इंटू डेल्टा ए इंटू 2। एस सरफेस टेंशन है, डेल्टा ए इस चेंज इन एरिया और डेल्टा यू इस चेंज इन सरफेस एनर्जी या वही वर्क डन के बराबर होगा। यहाँ पे एक चीज़ और BHU-BSc में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें एक बात और आती है, इससे एक क्वेश्चन और आता है ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, एक ड्रॉप से कई ड्रॉप का टूटना या कई ड्रॉप से एक ड्रॉप का बनना। ड्रॉप वाला जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लिक्विड ड्रॉप में केवल एक ही फ्री सरफेस होता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। अगर फिल्म आएगी तभी इंटू 2 करेंगे। अगर पानी की ड्रॉप आती है, लिक्विड की ड्रॉप आती है और कहता है कि एक ड्रॉप कई ड्रॉप में ब्रेक हो गया या कई ड्रॉप मिल करके एक ड्रॉप बना लिया, तो फिर फॉर्मूला वही यूज़ होगा, मगर ये वाला 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर सुन लो, जब लिक्विड ड्रॉप आएंगे तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, लिक्विड फिल्म आएगी वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक बड़ी ड्रॉप कई छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक करती है तो सरफेस एरिया और सरफेस एनर्जी दोनों बढ़ता है और वर्क डन करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, जब यही छोटे छोटे ड्रॉप मिल करके एक बड़े ड्रॉप का फॉर्मेशन कर लेंगे तो वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। क्यों? क्योंकि सरफेस एनर्जी घट जाती है, सरफेस एरिया घट जाता है और वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, वर्क डन मिलेगा, एनर्जी हमको मिलेगी, हीट के फॉर्म में मिलेगी, छोटे छोटे साउंड्स के फॉर्म में मिलेगी। ये ही इसका रिलीज होने का वजह होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब एक बड़ी ड्रॉप कई ड्रॉप्स में ब्रेक होंगे, वर्क इज टू बी डन। और इसका रिवर्स है कि मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं नेचर ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जब किसी लिक्विड को वेसल में भरते हो तो 3 नेचर तुमको दिखाई देता है, या तो फ्री सरफेस कॉनकेव होगा, या फ्री सरफेस प्लेन होगा, या फ्री सरफेस कॉन्वेक्स होगा। ठीक है,
ये बस क्लियर है। कब कॉनकेव होगा, कब कॉन्वेक्स होगा, कब प्लेन होगा, ये समझो। देखो, दो फोर्स का यहाँ हम बात करते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग कोहेसिव और एक होता है एडहेसिव। सेम टाइप के अगर पार्टिकल्स हैं, लाइक वाटर, ग्लास, तो उनकी भी जो फोर्स काम करता है वो क्या होता है, कोहेसिव। और जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं उनकी भी जो फोर्स काम करता है वो क्या बोलते हैं, एडहेसिव। जब ये एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है, तो नेचर कैसा होता है, कॉनकेव। ठीक है। और जब ये एडहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो नेचर कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको समझने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कैसे होता है, बस काम की बात समझना। ये जो एंगल देख रहे हो लिक्विड और सॉलिड के लेयर के बीच में, सरफेस के बीच में, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है कॉनकेव के केस में 90 से कम होगा, कॉन्वेक्स के केस में ये 90 से ज़्यादा होगा, इस केस में एग्जैक्ट 90 के इक्वल होगा। ठीक है। ये जो लिक्विड हैं कॉनकेव वाले, इनमें एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। एडहेसिव का मतलब क्या, चिपकाने वाला फोर्स ज़्यादा होता है। तो जहाँ एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, जहाँ पे नेचर कॉनकेव होगा, ऐसे लिक्विड सॉलिड को वेट कर देंगे, गीला कर देंगे, भिगो देंगे। और जहाँ पर पे कॉन्वेक्स सरफेस बनता है, जहाँ पर एडहेसिव फोर्स कमज़ोर पड़ता है, लिक्विड चिपक नहीं पाएगा, वहाँ पर पे लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं कर सकता। याद करना, जहाँ पे कॉनकेव सरफेस बनेगा वो लिक्विड सॉलिड को वेट करते हैं, भिगो सकते हैं, गीला कर देंगे उसको। बाहर निकालोगे लिक्विड को, कुछ पार्टिकल्स चिपके रहेंगे और उसको वेट कर देंगे। जिस केस में कॉन्वेक्स सरफेस बनेगा, एडहेसिव फोर्स कम होने की वजह से जब तुम इस लिक्विड को बाहर निकालोगे तो कोई पार्टिकल चिपक नहीं पाएगा, एंड लिक्विड एंड द सॉलिड विल रिमेन ड्राई, सूखा रहेगा, पार्टिकल चिपकेंगे नहीं। ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखना कब क्या कैसे होता है। और एंगल यहाँ पर पे एक्यूट, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंगल, कॉन्टेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड का जो कॉन्टेक्ट है उसके बीच का एंगल। जहाँ पे कॉनकेव बनेगा वहाँ 90 से कम होता है, और जहाँ कॉन्वेक्स बनेगा वहाँ 90 से ज़्यादा होता है। इसमें एक बात याद रखना कि अगर इन लिक्विड में अगर हम एक ट्यूब को डुबा देते हैं ऐसे, तो जो लिक्विड कॉलम है इसमें ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी। आई पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। इस केस में अगर तुम किसी सॉलिड को, किसी ट्यूब को डुबाओगे तो लिक्विड का जो लेयर है वो नीचे आ जाएगा। इस केस में न ऊपर न नीचे मेंटेन रहेगा। तो इस बातों को ध्यान रखना कि जहाँ पर पे कॉनकेव सरफेस बनता है वहाँ पर पे लिक्विड का लेयर ऊपर जाएगा, कॉलम, और यहाँ पर लिक्विड कॉलम क्या होगा, नीचे आएगा। इसका एग्जांपल क्या हुआ था, इसका एग्जांपल बोलते हैं कि वाटर को जब तुम ग्लास वेसल में भरते हो तो ऐसा शेप मिलता है, कॉनकेव। और जब मरकरी को तुम ग्लास वेसल में भरते हो तो तुमको ऐसा शेप मिलता है, कॉन्वेक्स। ठीक है। चलो नाउ अब कहते हैं कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड अ लिक्विड बबल। ए लिक्विड ड्रॉप और लिक्विड बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होता है। देखो, जैसे मान लो कि एक लिक्विड का ड्रॉप है, पानी का ड्रॉप है। ठीक है। इसके बाहर प्रेशर मान लो P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके अंदर जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है P0 प्लस 2S/R, जहाँ R क्या है उसका रेडियस, S क्या होगा सरफेस टेंशन। ठीक है। तो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मगर अंदर उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा, इसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप।
तो एक्सेस कितना एक्सेस 2s/r, कहाँ से, बाहर से। तो बाहर अगर जितना भी प्रेशर है अंदर उससे 2s बाई प्रेशर तुमको ज़्यादा मिलेगा इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। अगर लिक्विड बबल की बात किया जाए, लिक्विड बबल में क्या होता है, छोटा सा एक बहुत पतला सा लेयर होता है और फिर एयर अंदर भी और एयर बाहर भी। जबकि ड्रॉप में क्या होता है, अंदर पूरा पूरा लिक्विड हो। इसे मैंने पहले कहा कि ड्रॉप के केस में एक ही फ्री सरफेस होता है, लेकिन बबल आएगा तो वहाँ 2 फ्री सरफेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पर प्रेशर P0 है तो यहाँ प्रेशर होता है P0 प्लस 4s/r। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 4s/r इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल एंड 2s/r एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। ठीक है, अगर टोटल प्रेशर पूछा तो P0 प्लस 2s/r बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर पूछा तो 2s/r ही बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, अच्छा, इन केस ऑफ मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज लिक्विड ड्रॉप एंड दिस इज योर लिक्विड बबल। ठीक है, ड्रॉप के केस में, बबल के केस में ये। अब क्या होता है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होती है, जैसे वहाँ बताया, अगर किसी का सरफेस कॉनकेव है, कॉनकेव किसका सरफेस होता है, जहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पे कॉनकेव होता है और एंगल एक्यूट होगा। ठीक है, ऐसे लिक्विड सॉलिड को वेट करेंगे और इनका जो कॉलम है ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएगा। ये कन्फर्म हम लोग शेप को देख के बता सकते हैं क्या होगा। ठीक है, शेप को देख के बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर मैं कहूँ कि इसका शेप कॉनकेव है तो समझ जाओ कॉनकेव कब होता है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तब कॉनकेव होगा, एंगल 90 से कम होगा, लिक्विड उसको वेट करेगा, कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा, समझ जाओगे। अगर शेप कॉन्वेक्स है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स है तो एडहेसिव फोर्स कमज़ोर है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट एंगल 90 से ज़्यादा मिलेगा। ऐसा लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं कर सकता और लिक्विड कॉलम ट्यूब में नीचे गिरेगा। ये मतलब शेप के आधार पे सबको डिसाइड कर सकते हो। एग्जाम पूछा जाता है कि भाई इसका शेप ऐसा है तो क्या होगा, याद करो कॉनकेव शेप है तो वो लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा, मतलब भिगोएगा। कॉन्वेक्स शेप है तो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं कर सकता, एकदम सूखा रहेगा, लिक्विड बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है, तो शेप पर सब कुछ डिपेंड करेगा। और शेप कैसे बनेगा, उन्हीं 2 फोर्सेस की वजह से, एडहेसिव और कोहेसिव। याद रखना, जहाँ एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा लिक्विड को चिपका देगा और शेप कॉनकेव बन जाएगा, और जहाँ एडहेसिव फोर्स कमज़ोर होगा वहाँ लिक्विड चिपकेगा नहीं और कॉन्वेक्स बन जाएगा। और कॉनकेव कॉन्वेक्स बनेगा तो आगे का कहानी समझ से चलो क्या होगा। फिर कॉन्टैक्ट एंगल 90 से कम होगा, 90 से अधिक होगा। इसके आधार पर समझ सकते हो कि अगर हमको शेप पता चल जाए कि लिक्विड का शेप कैसा है तो बाकी प्रॉपर्टी को हम लोग फटाफट समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो जिनका सरफेस कॉनकेव होता है वहाँ पे लिक्विड सरफेस ऊपर की तरफ चढ़ता है, और जहाँ कॉन्वेक्स होता है वहाँ पर पे ये डायग्राम नीचे आएगा। जहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस होता है उसका जो शेप है वो नीचे की तरफ आता है, कुछ ऐसे। ठीक है, गलती से बन गया था। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैपिलरिटी। लिक्विड कॉलम का ऊपर चढ़ना या लिक्विड कॉलम का नीचे आना इज कॉल्ड कैपिलरिटी। तो मान लो ये लिक्विड कॉलम जो है वो h हाइट ऊपर चढ़ गया। अब h हाइट ऊपर चढ़ेगा तो ये h हाइट कैसे निकालेंगे, या h हाइट मान लो अगर ये कॉलम नीचे गिर गया, फॉल हो गया, यही राइज और फॉल जो है, यही जो लिक्विड का राइज है या फॉल है, यही कहलाता है कैपिलरी। अच्छा, ये होता क्यों है, ऐसा होता है इसलिए कि जैसे ही शेप कर्व बनेगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है लिक्विड के अंदर। उस प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ही लिक्विड का कॉलम नीचे या ऊपर की तरफ जाता है। अभी कैसे डिफरेंस क्रिएट होता है, गैस की भी जो फिजिक्स है, अभी वो बताने का समय फिलहाल नहीं है। बस जानते रहो कि ये कैपिलरिटी जो होती है लिक्विड कॉलम का ऊपर या नीचे आना, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर
प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो हाइट है उसका फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा बाई आर रो जी, ठीक है। जहाँ आर क्या होगा, उसका इस ट्यूब का रेडियस, ठीक है। रो इज डेंसिटी, जी इज ग्रेविटी, एस इज सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और ही पूछा जाता है जैसे मान लो अगर इस पूरे सिस्टम को हम एक लिफ्ट के अंदर ले जाएं, लिफ्ट के अंदर ले जाएं और लिफ्ट के अंदर हम राइज या फॉल देखें कुछ ऐसे, ठीक है। हम इस पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट के अंदर लेके चले आए, जो लिफ्ट है वो ऊपर या नीचे की तरफ जा रही है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो उस केस में हमारे पास हाइट का क्या फॉर्मूला होगा, हल्का सा चेंज होगा, h डैश इज इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो g प्लस माइनस ए नॉट। अब प्लस मैं ऐसे क्या चेक करूँ, वो सिंपल सी बात है। अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फॉर्मूले में प्लस यूज़ करोगे, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो फॉर्मूले में माइनस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बाहर हाइट कुछ भी हो, अगर लिफ्ट के बाहर हाइट दिया है तो अंदर हाइट हम निकाल सकते हैं। तो अगर किसी कैलकुलेट ट्यूब को हम एक लिफ्ट के अंदर ले जाएं, जो लिफ्ट में एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो भी है, उसके अंदर हाइट कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला है ये। सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस जी के साथ प्लस माइनस ए नॉट। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो फॉर्मूले में क्या यूज़ होगा, प्लस। लिफ्ट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो फॉर्मूले में यूज़ क्या होगा, माइनस। और अगर लिफ्ट के अंदर और अगर लिफ्ट के बाहर है ट्यूब, लिफ्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर सिंपल से इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले तुम्हारे सरफेस टेंशन के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है इनसे। इन बात को अच्छे समझना, ठीक है। इस तुमको बताया कि एडेसिव कोहेसिव का जो कॉन्सेप्ट तुमको बताया उसको अच्छे से एक बार फिर बता दे रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट है ये। जहाँ एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा, वहाँ पर शेप कैसा बनेगा, कॉनकेव। कॉन्टेक्ट एंगल कैसा होगा, 90 से कम। वो लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा कि नहीं करेगा, यस करेगा। लिक्विड कॉलम ट्यूब में क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्लियर है। ऑन दी अदर हैंड जहाँ पर एडेसिव फोर्स कम होगा, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, तो वो जो शेप है वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। कॉन्टेक्ट एंगल 90 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं कर सकते होंगे, नहीं भिगो पाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, सॉलिड सूखा रह जाएगा। और कैपिलरी ट्यूब में इनका जो कॉलम है वो नीचे की तरफ गिरेगा। तो एक प्रॉपर्टी अगर पता है, सिर्फ एक, क्या चीज़, शेप कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये अगर पता है तो बाकी चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। कॉनकेव होगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। कॉनकेव है तो एडेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, कॉन्टेक्ट एंगल 90 से कम होगा, लिक्विड वेट नहीं कर सकता, कॉलम नीचे आएगा, सॉरी कॉलम ऊपर जाएगा। शेप कॉन्वेक्स है तो एडेसिव फोर्स कम होगा, कॉन्टेक्ट एंगल 90 से अधिक होगा, वेट नहीं करेगा, लिक्विड कॉलम नीचे गिरेगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये फॉर्मूला कि अगर हमारा लिक्विड का ड्रॉप है तो ड्रॉप के अंदर हमेशा बाहर की तुलना में प्रेशर ज़्यादा होता है, कितना, बाहर से 2s/r ज़्यादा। और अगर ड्रॉप है तो वहाँ पर पे बाहर से 4s/r ज़्यादा होगा। तो बाहर अगर P0 है, अंदर कितना होगा, P0 प्लस 4s/r।
अगर बाहर पी नॉट है तो ड्रॉप ए केस में क्या होगा, पी नॉट प्लस 2s/r। ठीक है, तो यहाँ पे दो बात ध्यान देना, अगर एक्सेस प्रेशर पूछेगा तो सिर्फ 2s/r बोलेंगे, और टोटल पूछेगा तो पी नॉट प्लस 2s/r। और ये समझ गए कि अगर कॉन्केव होगा लिक्विड कॉन ऊपर, कॉन्वेक्स होगा नीचे, तो ये जो नीचे आया है ये ऊपर कैसे निकालोगे, 2s cos θ/r रो जी। एस क्या होगा, सरफेस टेंशन, थीटा वही है कांटेक्ट एंगल दिया रहेगा। अच्छा, कांटेक्ट एंगल मैं तुमको बता दूं, अगर वाटर ग्लास हमको दिया है, मतलब ग्लास के वेसल में अगर पानी भरा है, तो वहाँ जो कांटेक्ट एंगल होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, और अगर मरकरी ग्लास है तो जो कांटेक्ट एंगल है अप्रॉक्सीमेटली 135 डिग्री के आसपास होता है। ये दो कांटेक्ट एंगल है वाटर और ग्लास के लिए, मरकरी और ग्लास के लिए। बाकी के लिए हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी का हमको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आई थिंक ये सफिशिएंट है, और ये हमारा मैकेनिक्स का पूरा हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। जितने हमने फॉर्मूला मैकेनिक्स से पढ़े हैं फॉर्मूला अब जाकर कंप्लीट हो गया है। इस सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लो, इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, गुड लक।